जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 8 अप्रैल 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो छठा फेज था उसके आखिरी शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आप सभी को टेलीग्राम चैनल केबी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक जो हमारा 7वें फेज का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कोई भी रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो जिस प्रकार से आप पिछले 3 से 4 महीनों से इंतजार कर रहे हैं उसी प्रकार से थोड़ा इंतजार और करिए। हो सकता है कि इसी अप्रैल महीने में या फिर मई महीने में आपका यह पार्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। तो आइए देख लेते हैं कि 8 अप्रैल के दूसरे शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 1921 में कौन से 3 बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामक एक नया बैंक बनाया गया था। तो ये 3 बैंक कौन से? आसान सा प्रश्न था। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, यानी कि ये जो आपके 3 बैंक हैं 1921 में इनका आपस में विलय कर दिया जाता है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक नया बैंक यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी यही जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वह आपके जुलाई 1955 में जाकर के एसबीआई बन जाता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक प्रश्न पूछ लिया गया, बिल्कुल नया है, कि किला मुबारक कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको मिलेगा पंजाब राज्य के भटिंडा में। कहाँ पर? भटिंडा में आपको मिलेगा पंजाब के किला मुबारक। और किसने बनवाया था? तो 90 से लेकर के 100वीं एडी के बीच में जो यहाँ पर राजा दाब हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम भी देना है। तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर कर लें। आज दिन में 11:30 बजे आपकी जो पहली वीडियो होगी उसमें हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्नों को लाइव डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। और आज जो शाम की 3 बजे वाली क्लास है, यानी कि 3:30 बजे जो क्लास होगी उससे हम लोग शुरुआत करेंगे जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग आपके 100 से ज़्यादा सेट के पेपर होंगे और उन सभी सेट को इसी माह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस पार्टिकुलर क्लास में आप लोग जरूर आइएगा अगर आपको ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं आपको इतना यहाँ पर बता देता हूँ कि मेरी सारी क्लासेज अनअकैडमी के ऊपर आपको फ्री मिलेंगी, हमेशा ही वो फ्री होंगी और वहां पर सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। तो इसीलिए उस क्लास में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा मेरा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लोग पहली बार अनअकैडमी का ऐप यूज करते हैं मेरी क्लास के लिए तो भी आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10। इसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, हालांकि आपको कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि सेबी की स्थापना, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर 30 जनवरी 1992 को इसे एक कार्यकारी निकाय यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया जाता है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में और अजय त्यागी साहब वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपका रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड था। तो ये आपको मिल जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपको ये मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो विलन थे जिनका नाम है जनरल डायर, तो इनको किसने गोली मारी थी। तो इनको गोली मारी थी हमारे प्रिय उधम सिंह जी ने। तो ये चले गए थे इंग्लैंड और वहां पर जाकर के 1940 में इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। फिर एक प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा नहीं है, यानी कि यहाँ पर 4 दर्रे दिए गए थे और उनमें से आपको चूज करना था कि भारत और चीन के बीच में कौन सा नहीं है। तो एक इसमें दिया गया था खैबर पास। खैबर पास की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में। और जब 1947-48 में हमारा देश आज़ाद होता है तो उसके बाद में पाकिस्तान की जो सेना अटैक करती है, यानी कि जो उसके पश्तूनिया के लड़ाके होते हैं वह इसी खैबर दर्रे से भारत में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैरम खां के पुत्र का नाम क्या था जो कि अकबर के दरबार में था। तो इनका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना होती है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में और अध्यक्ष इसके हैं अकीम स्टीनर। तो आपको ये बताना है नीचे कमेंट में कि किस वर्ष स्थापना हुई थी। यूएनडीपी की
किस वर्ष स्थापना हुई थी वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया जो कि रिपीटेड है कि अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 371 की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। 371B की बात करते हैं तो यह असम से संबंधित है। 371C की बात करते हैं तो मणिपुर से। 371D और E की बात करते हैं तो ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 371F की बात करते हैं तो ये आपके सिक्किम से संबंधित है। यानी कि इन पार्टिकुलर आर्टिकल के अंतर्गत जो ये हमारे राज्य हैं इनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हैदराबाद का जो पठार है वह कहाँ पर स्थित है, तो दक्कन का जो हमारा पठार है उसके ऊपर आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे ये आपका स्थित है और तेलंगाना राज्य की वर्तमान में राजधानी है। फिर एक प्रश्न था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन साहब श्वेत क्रांति के जनक हैं। हालांकि बाद में बताया गया कि यहाँ पर हरित क्रांति के बारे में पूछा गया था, तो हरित क्रांति के हमारे भारत में जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। और विश्व में कौन है उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटिश संसद का पहला भारतीय सदस्य कौन बना था, रिपीटेड प्रश्न है, तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किस क्रांतिकारी के द्वारा सबसे पहले सत्यमेव जयते का प्रयोग किया गया था या फिर किसने इसको और ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी, तो ये थे मदन मोहन मालवीय साहब। 1918 के दौरान इनके द्वारा सत्यमेव जयते का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे करेक्ट। फिर एक प्रश्न था कि विद्यांजलि योजना जो है वह आपके किस मंत्रालय की पहल है, तो यह हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्रालय या फिर उस समय का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जिसके मंत्री इस समय रमेश पोखरियाल निशंक, उसकी एक पहल है। कब शुरू हुआ था, तो जून 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पर स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाए, यानी कि जो फ्री में जाकर के वहाँ पर पढ़ाएं। एक प्रश्न था कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो जो हमारे नेहरू चाचा थे जब वे प्रधानमंत्री बने थे 1947 में पहली बार, तो उन्होंने जो विदेश मंत्रालय है उसको अपने पास ही रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू साहब यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट। बाकी गृह मंत्री की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे। वित्त मंत्री की बात करते हैं तो RK शनमुखम शेट्टी पहले हमारे वित्त मंत्री थे। कानून मंत्री की बात करते हैं तो अंबेडकर साहब थे। इसी प्रकार से रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो बलदेव सिंह जी थे। रेलवे मंत्री की बात करते हैं तो जॉन मथाई थे। शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हमारे देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो उनका नाम है अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, और ये हमारे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि वायरस से नहीं होती है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दे देता हूँ कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। जैसे एड्स हो गया, जीका है, डेंगू है, निपा हो गया, इबोला, चिकनगुनिया, पित्त ज्वार, सर्दी जुकाम, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, छोटी माता, चेचक, हाइड्रोफोबिया और जो वर्तमान में आपका चल ही रहा है कोविड-19, ये सारे आपके वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा खसरा, गलसुआ, हेपाटाइटिस और पोलियो, मनिंजाइटिस, ये सारी आपकी होती है किससे, वायरस के कारण। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोने को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग अम्लराज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसमें आपको HNO3 और HCl देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग एक्वा रेजिया भी कहते हैं। तो इसका उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। भारत के किस भाग में दलदली रेतीले मैदान मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग दलदली मैदानों की सिर्फ बात करते हैं तो वह तो आपको सुंदरवन में भी मिल जाते हैं, लेकिन एक शब्द ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया रेतीले, तो ये जो दलदली रेतीले मैदान हैं ये आपको मिलेंगे रन ऑफ कच्छ में, जो कि आपका है गुजरात में। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आप लोग गलत नहीं करेंगे। दलदली रेतीले मैदान की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा रन ऑफ कच्छ में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि इनमें से किस मेट्रोपॉलिटन शहर का नाम परिवर्तित नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि दिल्ली था, कोलकाता था, उसके अलावा आपका मुंबई था, फिर आपका चेन्नई था। तो मेरे हिसाब से तो सभी के नाम यहाँ पर बदले गए हैं। तो आप बताइएगा एग्जैक्ट प्रश्न क्या था और ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए थे। वैसे अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो इसका नाम नहीं बदला गया है, बाकी मुंबई का मद्रास हुआ, कोलकाता जो कि पहले कलकत्ता था, उसी प्रकार से चेन्नई की बात करें तो इसका पहले नाम मद्रास था। दिल्ली की बात करें तो अब इसका नाम नई दिल्ली हो गया है, पहले इंद्रप्रस्थ भी इसका नाम था। तो एग्जैक्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार का प्रश्न था। अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, बाकी कोई बात ही नहीं है।
फिर एक था रिपीटेड प्रश्न कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है। एक प्रश्न पूछा गया कि नेशनल एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम होता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। फिर एक प्रश्न था कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक कौन थे। अब इस प्रश्न को कई बार लोग गलत कर देते हैं। देखिए, अगर अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करते हैं तो इसके जनक थे हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर भारतीय नागरिक सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के जनक कौन थे, तो वो आपके हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो दोनों के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मेची किसकी सहायक नदी है। आसान सा प्रश्न है। नदी वाले वीडियो में मैंने सबसे पहले इसी प्रश्न को डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये आपकी हो जाएगी महानंदा की सहायक नदी। कहाँ पर ये मिलती हैं, तो बिहार में आपस में आकर के ये नदियाँ मिलती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि गोतीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गोतीपुआ की बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा का है। अच्छा, लोक नृत्य वाला एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको कितना भी पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं से ये खोद करके एक नया प्रश्न निकाल ही लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोतीपुआ आपके उड़ीसा का लोक नृत्य है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे जल की परमानेंट कठोरता होती है उसको दूर करने किससे करते हैं, तो इसके लिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 का उपयोग किया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है। अब कई सारे लोगों ने ये कहा कि पंचवर्षीय योजना को कौन लागू करता है, तो योजना आयोग नहीं लागू करता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके द्वारा यहाँ पर अंतिम मंजूरी दी जाती है। योजना आयोग का काम होता है योजनाएं बनाना। उसके बाद में जो हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं PM, तो इसके द्वारा यहाँ पर अंतिम मंजूरी दी जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किस अनुच्छेद में जो हमारे यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ होती हैं यानी कि जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं उनके बारे में प्रावधान दिया गया है, तो ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 341। कौन सा है, 341। उसी प्रकार से अगर हम लोग ST की बात करते हैं तो इसके लिए अनुच्छेद 342 में प्रावधान दिया गया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मिसमी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो मिसमी जनजाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन प्रश्न में आपके पूछा गया था मिसिंग जनजाति के बारे में। अब मिसिंग जनजाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह तो एक तो आपको मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरी यह मिलती है असम में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में इस प्रकार से दिया गया था ऑप्शन जिसमें एक आपका था मांजुली द्वीप। तो ध्यान रखिएगा, जो मांजुली द्वीप है वह आपके ब्रह्मपुत्र नदी में एक छोटा सा द्वीप है जिसको एक जिले के रूप में मान्यता दी गई है असम के द्वारा, और इसी मांजुली द्वीप के ऊपर आपको मिसिंग जनजातियां देखने को मिलेंगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मिसिंग जनजातियों को हम लोग मिरी जनजाति के नाम से भी जानते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो CB रमन साहब इसके पहले अध्यक्ष बने थे। फिर एक प्रश्न था कि रजत क्रांति यानी कि जो आपका सिल्वर रेवोल्यूशन है वह किससे संबंधित है, तो ये आपके अंडा उत्पादन, किससे, एग प्रोडक्शन से ये आपका संबंधित है। फिर एक प्रश्न था कि चैंसू व्यंजन किस राज्य से संबंधित है। अब हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछ ले खिचड़ी किस राज्य का है, या दाल चावल किस राज्य का है, या फिर रोटी सब्जी किस राज्य का है। तो चैंसू की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो पौड़ी गढ़वाल वाला रीजन है वहाँ का यह एक प्रसिद्ध व्यंजन है। तो याद रखिएगा, ये आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इक्ताहारी जो व्यवस्था है वह किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हमारे यहाँ पर जो पहला रिपब्लिक दिवस हुआ था उस अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो वे आपके थे सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो वही हमारे पहले रिपब्लिक डे के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इससे पहले 2020 वाला पूछा ही जा चुका है, तो जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। 2019 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2019 में सिरिल रामापोसा थे जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। और 2018 की बात करते हैं तो जो हमारा आसियान देशों का समूह है उसके लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया रिपीटेड है कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसके कारण होती है, तो ये आपके सीसी मक्खी के कारण होती है। अच्छा, एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि 2021 में हमारा कोई मुख्य अतिथि नहीं था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किसके द्वारा ऑडियो वॉलेट को लॉन्च किया गया है, तो ऑडियो वॉलेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रांससर्व के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, ट्रांससर्व के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर में किसके द्वारा टाइपिंग इनपुट दिया जाता है, तो ये जो टाइपिंग इनपुट होता है वह आपके कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है।
तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जितने प्रश्न मुझे मिले थे इन सभी की जो पीडीएफ है आज शाम तक आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर ही सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर आपको क्लास में आना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बिल्कुल भी मत जाइए जहां पर आपको बेहतर कंटेंट मिले। आपका मुख्य रूप से उद्देश्य होना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है। तो कंटेंट आपको जहां से मिले, जिस टीचर से मिले, उससे आपको लेना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ही पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए। आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाना है। और जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी अगर कार्य करती है तो उसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है रेवेन्यू जनरेट करना। तो हो सकता है उसके लिए कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस भी उनके द्वारा किए जाते हों, लेकिन आपको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो भी अच्छा टीचर हो, जिसे भी आप फॉलो करते हो, उसकी क्लास लीजिए और उसके दिए गए गाइडेंस को आप लोग फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।